तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जनवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप अपने बिजनेस को केडीबी लाइव के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ये काम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको केडीबी लाइव के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, यानी कि आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं केडीबी लाइव के माध्यम से। तो अभी आप संपर्क करें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में कल से यानी कि 7 जनवरी से जाति जनगणना शुरू हो गई है, जब बिहार सरकार इसे अपने खर्च पर करवा रही है। इसके लिए कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपए के खर्च की मंजूरी दे चुकी है। इसके जरिए सरकार बिहार में रहने वाले जातियों के वास्तविक आंकड़े का पता लगाना चाहती है। सरकार का दावा है कि जाति आधारित गणना के आंकड़े से विकास और बजट तैयार करने में भी मदद मिलेगी। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में जातीय गणना हो चुकी है। जी हां, बिहार से पहले 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति आधारित गणना हुई है। बिहार 30 ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति आधारित गणना शुरू हो गई है। दोस्तों पटना वाले खान सर को कौन नहीं जानता है। जी हां, बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में लोकप्रिय खान सर अब कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो में पहुंच गए हैं। पटना वाले खान सर का एपिसोड कल द कपिल शर्मा शो में टेलीकास्ट हुआ था, जिसमें खान सर ने कपिल और अर्चना पूरन सिंह को अपने बातों से इमोशनल कर दिया। जी हां, कल के एपिसोड में युवा छात्रों के चहेते खान सर बतौर गेस्ट नजर आए। एपिसोड के प्रसारण से पहले इसके कुछ प्रोमो जारी किए गए, जिसमें खान सर अपने कोचिंग और फिर वहां आने वाले बच्चों से जुड़ी हुई बातों को सार्वजनिक करते हैं। जहां इस दौरान खान सर ने यह भी बताया है कि किस कारण से उन्होंने बेहद कम फीस में छात्रों को पढ़ाने का फैसला किया था। खान सर ने कुछ छात्रों को ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर के खुद कपिल शर्मा और अर्चना पूरन सिंह भी इमोशनल हो गए। इसमें खान सर बताते हैं कि कैसे उन्होंने यूपीएससी को छात्रों के लिए पढ़ाने और फिर इन्हें आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कक्षाओं की फीस घटा करके 7,500 रुपये कर दी है। उन्होंने अपने संस्थान में पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों की कहानियों को भी शेयर किया है। उन्होंने कहा कि एक लड़की मेरे पास आई और कहा कि सर कृपया मेरी क्लास को सुबह कर दीजिए। मैंने पूछा कि क्यों, जिस पर उसने जवाब दिया है कि मैं शाम को बर्तन धोने जाती हूँ। ये सब सुन करके मेरा दिल टूट गया। इसके बाद खान सर ने एक और किस्सा शेयर करते हुए कहा कि एक लड़का था जो बालू बेचता था और वह उससे मेरी फीस चुकाता था। मैं उससे वो पैसा नहीं ले सकता था। जब मैंने उस दिन फैसला किया है कि कोई भी जो पढ़ना चाहता है या फिर जहाँ तक पढ़ना चाहता है मैं सब करूँगा। खान सर की कहानी सुनकर के कपिल शर्मा भी भावुक हो गए और फिर सभी फैजल खान यानी कि खान सर की नेक पहल के लिए तालियां बजाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ कड़ाके की ठंड ने बिहार के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो फिर लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। शीतलहर और कोहरे की वजह से लोगों का घरों से निकलना वैसे भी दुर्लभ है। जब बिहार में सरकारी स्कूलों में 8 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, ऐसे में बिहार में छात्रों के लिए एक और राहत की खबर लेकर के सामने आई है। दरअसल सीबीएसई के 12वीं के छात्रों का प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। इसको लेकर के बिहार के छात्रों को राहत दी गई है। बिहार सीबीएसई के छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा अब 90% स्कूलों में 14 जनवरी के बाद ही लागू होगी। जहां अधिकतर स्कूल ठंड की वजह से बंद है, जहां ऐसे छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले सीबीएसई की तरफ से स्कूलों को 2 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रैक्टिकल की परीक्षा कराने के साथ आंतरिक मूल्यांकन का निर्देश दिया गया था, जिसको स्कूलों ने 15 जनवरी के लिए आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर के बेहद गंभीर है। जहां उन्होंने सख्त लहजे में ये संदेश दिया है कि शिक्षकों की मनमानी अब नहीं चलने वाली है और अगर वे कक्षा से गैर हाजिर रहते हैं तो फिर उन्हें सरकार नौकरी से बाहर कर देगी। जहां उनके ऊपर निगरानी की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी गई है, जिनकी शिकायत पर सरकार दोषी शिक्षक को बर्खास्त करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को सीतामढ़ी में कहा कि उनकी सरकार 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख को रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा
कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी जल्द पूरी की जाएगी या सर्वे करा करके शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में ठीक ढंग से पढ़ाई हो, शिक्षक उपस्थित रहे, इस पर जीविका दीदियों को नजर रखने को कहा गया है। जीविका दीदियों के साथ संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि स्कूलों में शिक्षक अनुपस्थित रहता है तो फिर आप सभी जीविका दीदियां उसकी रिपोर्ट करें। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को आपकी रिपोर्ट पर डिसमिस भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग तनख्वाह बढ़ा रहे हैं तो फिर शिक्षकों को भी पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सब लोगों को काम और रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में उनके सामने एक मुस्लिम युवक ने शरीर पर केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल डाल करके आत्मदाह करने की कोशिश की। बिहार के सीतामढ़ी जिले में मुख्यमंत्री की यात्रा में खलल के बाद पुलिस ने आत्मदाह की कोशिश करने वाले युवक आफ्ताब आलम को हिरासत में ले लिया। युवक ने बताया है कि वह अपने भाई की हत्या के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज हैं और इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ध्यान में लाना चाहिए था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यव्यापी यात्रा के यानी कि पूरे बिहार यात्रा के दूसरे दिन जब वे सीतामढ़ी और शिवहर जिले में विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर अमल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे तो इसी दौरान आफ्ताब आलम केरोसिन तेल लेकर के पहुंच गया, जहां उसने झटके से इसे बदन पर डाला और खुद को आग लगाने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में आफ्ताब को पकड़ लिया। जब पुलिस की गिरफ्त में वह लगातार चिल्लाता रहा और कहता रहा कि मेरे भाई का मर्डर हुआ है। सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक यानी कि सीतामढ़ी के एसपी हरकिशोर राय ने कहा कि युवक मिट्टी का तेल ले जा रहा था और खुद को आग लगाने की धमकी दे रहा था। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भीड़ की देखरेख के लिए वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़ लिया। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पछुआ हवा के तेज होने के बाद से लगातार कनकनी बढ़ती जा रही है। इसके कारण अधिकतम तापमान के साथ अब न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक बिहार में ठंड में और बढ़ोतरी होगी। बिहार में शीतलहर अब जानलेवा होती जा रही है। बेगूसराय में भीषण शीतलहर और बढ़ते ठंड से लोगों की मौत भी होने लगी है। जब बेगूसराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शुक्रवार को एक व्यक्ति की मौत ठंड के कारण हो गई। जी हाँ, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शव होने की सूचना रेलवे स्टेशन प्रबंधन के द्वारा बेगूसराय जीआरपी को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जीआरपी के जवानों ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मृतक शख्स की पहचान नहीं हुई है, जब पुलिस फिलहाल मृतक शख्स की शिनाख्त की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस को आशंका है कि ठंड की वजह से ही इस व्यक्ति की मौत हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के लोग महंगाई से पहले से परेशान थे। वहीं हाल के दिनों में ना दवाओं के रसायन और कच्चे माल की कीमतें बढ़ी और न ही माल भाड़े में बढ़ोतरी हुई। फिर भी दवा कंपनियों ने 6 माह में दूसरी बार दवाओं के दाम बढ़ा दिए हैं। जब बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा की थोक दवा दुकानों पर नए बेंच नंबर के साथ बढ़ी हुई कीमतों के साथ दवाएं आ गई है। इनमें उन दवाओं की कीमत में अधिक बढ़ोतरी हुई है जिनका मरीजों को सबसे अधिक और ताउम्र इस्तेमाल करना पड़ता है। कंपनियों ने इन दवाओं के एक पत्ते की कीमत में 5 से 15 रुपये का इजाफा किया है, जिससे 5% तक दाम बढ़ा दिए हैं। जहाँ इससे पहले जून महीने में दवाओं के दाम कंपनियों ने बढ़ाए थे। दवाएं के दाम बढ़ने से खास करके ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय रोग समेत दूसरी गंभीर बीमारियों का इलाज महंगा हो गया है। इन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली करीब 30 तरह की दवाओं की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। एक साल में 5 से 6 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं बिहार रिटेल केमिस्ट फोरम के प्रदेश संयोजक संतोष कुमार का कहना है कि कुछ दवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है, जबकि कुछ की कीमतें कंपनियां तय कर सकती हैं। लेकिन बार बार दवाओं की कीमतें बढ़ाना गलत है, क्योंकि इस पर मरीज आपत्ति जता रहे हैं। यह कंपनियां साल में करीब 5 बार दाम बढ़ा चुकी है। जानकारों की माने तो बीते दिसंबर महीने के शुरुआती सप्ताह में ही कंपनियों ने नए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि कर दी थी। 2 से 12 रुपये तक दाम बढ़ा दिए गए हैं। कंपनियों ने वजह मेडिकल स्टोर संचालकों से शेयर नहीं की है। राजधानी पटना में करीब 4500 फुटकर और लगभग 2500 थोक दवा विक्रेता है। जब पटना की जीएम रोड थोक दवा मंडी से भोजपुर, बक्सर, गया, गोपालगंज, अररिया, समस्तीपुर, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया आदि आसपास के जिलों को दवा आपूर्ति होती है।
जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल करने वाले मरीजों के लिए राहत है, क्योंकि बीते 1 साल में जेनेरिक दवाओं की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि कीमत नहीं बढ़े हैं जेनेरिक दवाओं में। ऐसे में जेनेरिक दवाओं की बिक्री बढ़ गई। कारोबारियों का कहना है कि यदि माल भाड़ा या फिर रसायन की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका फ़र्क जेनेरिक दवाओं पर भी पड़ता है, क्योंकि उसी रसायन का इस्तेमाल जेनेरिक दवा बनाने में भी होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तारीख की घोषणा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसके बाद अमित शाह द्वारा किए गए घोषणा के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि हम और हमारी पार्टी हे राम में विश्वास करते हैं, श्री राम में नहीं। हमारे हृदय में राम है, पत्थर या फिर मंदिरों में नहीं। जगदानंद सिंह ने कहा कि श्री राम ना तो फिर अयोध्या में है और ना ही लंका में, बल्कि श्री राम सबरी की कुटिया में रहते हैं, वे आज भी वहाँ मौजूद है। अब श्री राम वाले लोग उन्हें अपनी दिल से निकाल करके मंदिर में बैठा रहे हैं। जगदानंद सिंह ने अमित शाह से सवाल करते हुए कहा कि क्या श्री राम रामायण से भाग जाएंगे या फिर वे लोगों के दिलों से भाग जाएंगे? क्या भारत राम का नहीं रहेगा? अब लग तो यही रहा है कि वह सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही राम का रहेगा। देश में सिर्फ नफरत की ज़मीन पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब इस देश में इंसानियत नहीं बची है। अब उन वादियों में के राम बचे हुए हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि भारत में अब तक ये माना जाता था कि राम सबके दिलों में है, वे पूरा देश में है। भारत में राम को लोगों के दिलों में से छीन करके सिर्फ पत्थर के आलीशान भवन में बढ़ाया नहीं जा सकता। भगवान राम कभी भी कैद नहीं हुए हैं। वहीं इस मामले में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि भगवान राम में हम सबकी आस्था है, लेकिन हमारी उम्मीद ये भी है कि भूखे भजन ना होई गोपाला। अमित शाह को ये भी याद रखना चाहिए कि 2014 से लेकर के 2023 तक पिछले 9 सालों में युवाओं को जो रोजगार देने की बात कही थी, अब इनको उसकी भी तारीख की बात बता देनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज फिर से इशारों में बड़ी बात कह दी है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को देश में निकलना ही पड़ेगा। उन्हें लालू यादव का आशीर्वाद मिला है, इसलिए वे प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए उन्हें देश की यात्रा पर निकलना होगा। जगदानंद सिंह के बयान का मतलब यही निकला जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके देश की यात्रा पर निकलेंगे, यानी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। जगदानंद सिंह ने कुछ महीने पहले से ही ये कहा था कि 2023 में नीतीश देश भर में घूमने के लिए निकलेंगे और तेजस्वी बिहार को संभालेंगे। आज उन्होंने आधी बात कही है, लेकिन भाव पहले जैसा ही था। पत्रकारों ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से सवाल पूछा है कि क्या नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। जगदानंद सिंह ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की मिट्टी में बहुत क्षमता है। महात्मा गांधी ने यहीं से आंदोलन शुरू किया, जेपी ने यहीं से आंदोलन किया। बिहार के लालू प्रसाद यादव ने देवगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजरात को प्रधानमंत्री बना दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगा करके आशीर्वाद दिया है। वह टीका दिखता नहीं है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार के माथे पर लगा हुआ है। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता ने जिसे आशीर्वाद दे दिया, उसे प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है भला। लालू प्रसाद यादव ने सच्चे मन से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है। उनका आशीर्वाद जरूर पूरा होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को चमकाने के लिए सरकार और फिर प्रशासन ने आज सीतामढ़ी में हैवानी खेल खेला है। जब भीषण ठंड में दलित टोले के मासूम बच्चों को खुले में 6 घंटे तक बैठा करके रखा गया। जब ठंड से कांपते बच्चे को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुख्यमंत्री का इंतजार कराया गया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने उधर झांकने की जहमत भी नहीं उठाई। दरअसल नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत शुक्रवार को सीतामढ़ी के दौरे पर थे, जहां चूंकि नीतीश कुमार को कोई जनसभा नहीं करनी है और न ही आम लोगों से मिलना है, लिहाजा उन्हें खास जगहों पर ले जाने का प्रोग्राम रखा गया। जहां सीतामढ़ी में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन ने सीतामढ़ी के डुमराव प्रखंड के राघोपुर बखरी दलित टोले में नीतीश कुमार के दौरे का कार्यक्रम रखा गया था। दरअसल नीतीश सरकार महादलित, दलित अल्पसंख्यक और फिर अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना चलाती है। सरकार ये दावा करती है इससे इन तबके के बच्चों को सही शिक्षा दी जा रही है। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी दलित टोले में मुख्यमंत्री को इसी योजना का निरीक्षण करना था, लिहाजा प्रशासन ने इस भीषण ठंड में बच्चों के साथ हैवानी शुरू किया।
दोस्तों, अगर आप आज रेलवे यात्रा करने वाले हैं तो फिर सफ़र पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति एक बार ज़रूर आप चेक कर लें। दरअसल रेलवे ने आज 276 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इंडियन रेलवे की वेबसाइट NTES के मुताबिक आज 276 ट्रेनें रद्द करने के साथ ही 40 ट्रेनों की सोर्स स्टेशन भी बदलाव किया गया है। आज सफ़र करने वाले यात्री घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेनों की स्थिति एक बार ज़रूर जांच लें। जहां इतनी ट्रेनों को कैंसिल कर देने से देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि ट्रेनों के शेड्यूल में कैंसिलेशन और फिर अन्य बदलाव का असर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, नई दिल्ली, पंजाब, असम, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कई राज्यों पर पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में एक ठिकाने की तलाश कर रहे मुकेश सहनी से जुड़ी बड़ी चर्चा सामने आ रही है। चर्चा है कि VIP प्रमुख मुकेश सहनी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ संस्थान संपर्क में हैं और जल्द ही वे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मुकेश सहनी की पार्टी अभी बिहार में महागठबंधन NDA के किसी के साथ नहीं है। जहां बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायक चुने गए थे। इसमें बोचहा विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया, जबकि उनके 3 विधायक बीजेपी के साथ हो गए। मुकेश सहनी NDA सरकार में मंत्री थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ यूपी में मोर्चा खोलने के बाद बीजेपी ने विधान परिषद के लिए उन्हें दोबारा नहीं भेजा। इसके साथ ही नीतीश मंत्रिमंडल से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद से मुकेश सहनी एक अदद राजनीतिक ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। मुकेश सहनी बिहार में मल्लाहों के बड़े नेता के तौर पर गिने जाते हैं। बिहार की राजनीति में उन्हें सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है। बिहार की राजनीति को नज़दीक से समझने वाले रवि उपाध्याय ने सूत्रों के हवाले से कहा कि मुकेश सहनी बीजेपी के संपर्क में है। VIP प्रमुख मुकेश सहनी की दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ 2 राउंड बैठक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि VIP का बीजेपी में विलय का दावा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मुकेश सहनी किसी भी स्थिति में किसी पार्टी में अपने दल का विलय नहीं करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि देश भर में आए दिन दहेज के लालच में कई विवाहिता को प्रताड़ित तो जान से मार देने की धमकी सामने आ रही है। जहां दहेज के लालच में लोग इंसानियत को भुला करके दानव बन बैठते हैं। जहां एक ऐसा ही मामला बिहार के शेखपुरा जिले से सामने आया है। जहां एक 30 वर्षीय विवाहिता दिव्या देवी उर्फ लवली की हत्या का मामला शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिशन पुलिस OP की रामपुर सिंदाव गांव के सामने आया है। विवाहिता के पिता भूपेंद्र कुमार ने आशंका जताई है कि उसकी बेटी की दहेज की नियत से हत्या करके उसका शव गायब कर दिया गया। जहां इससे संबंधित मामले थाने में दर्ज किया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बीते कुछ दिनों से देश भर में लव जिहाद के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिसे लेकर के कानून यानी कि लव बनाने के लिए कुछ राज्यों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें दिल्ली, मुंबई के कुछ प्रकरण सामने आने के बाद राजनीतिक दलों वातावरण भी गर्मा गया है। जगह जगह पर मोर्चा आंदोलन हुआ। इस पर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी भाष्य किया। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार युवा और युवती शादी कर सकते हैं। जहां पर बीजेपी की सत्ता है वहां पर यह कानून बनाया गया है और बनाया हुआ है। कानून अवैध है। लव जिहाद कहते हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार से विवाह किया है, यानी कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़की से साथ शादी किया है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी केंद्र सहित राज्य सरकार पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे पास बेरोजगारी, महंगाई और अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर कोई प्यार करता है तो फिर आपको तकलीफ क्यों होती है? जब प्रत्येक प्रश्न को जाति के साथ जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लव जिहाद कानून आप साबित कैसे करेंगे? धर्म परिवर्तन को लेकर के कानून पुराना है। जिसे जो पसंद है उन्हें वे करने की अनुमति देने की बात AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ये महाराष्ट्र दौरे पर कही है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 के दिन यानी कि शनिवार के दिन से की गई है। जहाँ पहले चरण में मकानों की गिनती होगी और मकानों पर संख्या अंकित करने का काम किया जाएगा। वार्ड स्तर पर नजरी नक्शा तैयार किया जाएगा। वहीं 1 फरवरी से आर्थिक स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। बिहार में जातीय आधारित गणना से बिहार की सियासत में भी गरमाई हुई है। वहीं इस गणना को नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। बिहार में जब जब जातीय आधारित गणना की मांग उठी तो फिर
बिहार से लेकर के केंद्र तक की सियासत गर्मा गई। जब कभी बिहार की सत्ता में एक साथ एनडीए में रहे भाजपा और जदयू ने भी इस पर सहमति जताई, तो फिर राजद विपक्ष में रह करके इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाती रही। आज बिहार में सियासी समीकरण बदलते हैं और नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर से सीएम है, राजद सत्ता में है तो फिर भाजपा विपक्ष में बैठी है। इस बीच जातीय जनगणना का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा जातीय जनगणना के पक्ष में रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी सदन से लेकर के सड़क तक इस मांग के साथ उतर चुकी है। जब केंद्र की भाजपा सरकार ने साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार अपनी ओर से जातीय आधारित गणना नहीं कराएगी, लेकिन राज्य सरकार अपने खर्च से राज्य में करा सकती है। बिहार से एक प्रतिनिधिमंडल भी इस मांग को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी से मिले, जी हाँ, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल थे, लेकिन केंद्र इनकी मांग को नहीं सुना, जिसके बाद बिहार सरकार और बिहार में सत्ताधारी पार्टी सभी ने मिलकर के अब जातीय गणना शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। जो ये ऐसी यात्रा है जिसमें कोई जनसभा या फिर किसी से मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है, फिर भी सरकार को नीतीश के विरोध का डर सता रहा है। लिहाजा नीतीश कुमार जिस जिले में जा रहे हैं वहां सचिवालय, सहायक और शिक्षक अभ्यर्थियों को घरों में नजरबंद करके रखा जा रहा है। ये बातें हम नहीं बल्कि बीते कल भाजपा के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कही है, जिसके बाद अब इसको लेकर के जेडीयू की तरफ से बड़ा जवाब दिया गया है। दरअसल बिहार विधान परिषद के नेता और फिर जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने सुशील कुमार मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा नेता नकारात्मक राजनीति के साथ ही साथ अब नफरत की भी राजनीति करने लगे हैं। अब वे राज्यवासियों को विरोध के लिए भड़काने का काम कर रहे हैं। जब वे नहीं चाहते हैं कि राज्य के यानी कि बिहार के अंदर कोई भी काम शांतिपूर्ण तरीके से हो, वे हमेशा कुछ न कुछ खुराफात सोचते रहते हैं और उसके बाद लोगों को भड़काने में जुटे हुए रहते हैं। संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा नेता को ये बात अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि जो काम कानून के दायरे में रहकर किया जा सकता है उसे कानून तोड़ करके नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कानून को तोड़ता है तो फिर उसके लिए सजा का प्रावधान है। इसलिए आप राज्य के परीक्षार्थियों को भड़काने का काम ना करें। वैसे भी आपकी पार्टी राज्य के परीक्षार्थियों को भड़काने का काम कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिहार में तैयारियां जोरों पर है। महागठबंधन ने इसके लिए विपक्ष को एक करना शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बिहार में ही है। महागठबंधन के दो दल जदयू और फिर कांग्रेस विपक्ष को एक करने के लिए अलग अलग यात्रा कर रही है। जदयू सीएम नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट मान रही है तो फिर कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। शुक्रवार को भागलपुर कांग्रेस विधायक ने भी दावा किया है कि 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जब बिहार के बांका मंदार हिल से कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने दावा किया है कि अत्यधिक ठंड होने के बावजूद भी इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। अजित शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से देश में महंगाई, केंद्र सरकार की नीति से आम जन काफी परेशान है, यही कारण है कि अब लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देने का सोच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें बड़ी संख्या में लोग हम लोगों का साथ दे रहे हैं। लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर रही है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। अजित शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से लोगों की भीड़ बिहार में चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब तो केंद्र सरकार से लोग उब गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इस कानून के लागू होने से बिहार की आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ना तो बिहार में शराब की कमी है, ना शराब कारोबारियों की। इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो फिर वह है आम जनता। जी हाँ, बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने से पहले भी शराब बिकता था, आज भी बिकता है। अगर कुछ बदला है तो फिर शराब की कीमत। बेशक शराब की बोतलों पर कीमत कुछ भी लिखी हो, लेकिन अवैध शराब माफियाओं का अपना अलग ही दाम है। बोतल पर जो कीमत लिखी है उससे आप 3 गुना ज़्यादा दाम यानी कि 100 रुपये की शराब की कीमत 300 रुपये दे दीजिए, आराम से शराब पीजिए। पकड़े गए तो आप पर कार्रवाई होगी, लेकिन अवैध शराब कारोबारियों पर नहीं होगी। जब बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जमकर के आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जब कहीं लोग जहरीले शराब पी करके मर रहे हैं तो फिर कहीं शराब माफिया ट्रक के ट्रक शराब सप्लाई कर रहे हैं। प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई भी करता है, लेकिन वे कार्रवाई नाकाफी साबित होती है। 6 साल पहले 2016 में जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी का ऐलान सरकार द्वारा किया गया तो फिर कई दावे किए गए थे।
जहाँ कई तरह के फायदे गिनाए गए थे। शराबबंदी कानून लागू होने के 6 साल बाद भी बिहार के हालात खराब है, लोग शराब पी ही रहे हैं, शराब माफियाओं की चांदी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर जो कानून धरातल पर लागू नहीं हो पा रहा है तो फिर उसका फायदा क्या होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि लगभग 10 साल बाद बिहार में एक बार फिर से कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। ये परीक्षा 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को 2 शिफ्ट में चली, जिसमें पहले दिन के पहले शिफ्ट की परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हुआ, जिसके बाद इसको लेकर के छात्रों द्वारा जमकर के बवाल काटा गया। जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और इसकी जांच की जिम्मेदारी आर्थिक अपराध इकाई को दे दी गई थी। इसी कड़ी में अब ईओयू की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल ईओयू की टीम ने बीएसएससी की 24 दिसंबर को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में दूसरे अभियुक्त अभिनंदन कुमार सिंह को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस मामले में प्रशांत कुमार और उसके दोस्त सनी कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस दौरान शराब माफिया बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करी के लिए रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। हालांकि कई दफा उनके मंसूबे पर उत्पाद विभाग की टीम और फिर पुलिस पानी फेर दे रही है और शराब की बड़ी बड़ी खेप को जब्त कर दे रही है। ताजा मामला बिहार के गया जिले से सामने आया है, जहां शराब माफियाओं का नया जुगाड़ देख करके मौके पर मौजूद टीम भी हैरान रह गई। मामला बिहार के गया जिला के डोभी इलाके का बताया जा रहा है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने 3 बाइक पर रह रहे 3 युवकों को विदेशी शराब एवं बियर के साथ धर दबोचा। इसमें से एक युवक अपने जैकेट में पूरे 20 बोतल कैन बियर झारखंड के हटरगंज से लेकर के बिहार बॉर्डर में प्रवेश कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि झारखंड से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान हीरो ग्लैमर्स मोटरसाइकिल 2 स्प्लेंडर प्रो वाहन पर सवार 3 युवकों को रुकवा कर तलाश ली गई। तो फिर उन लोगों के पास से 48 बोतल विदेशी शराब, 20 कैन बियर, चुलाई शराब एवं महुआ फुल बरामद किया गया है। तीनों युवक धर्मेंद्र कुमार, अभिराम कुमार एवं सुजीत कुमार है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कल से जातीय जनगणना शुरू हो गया है। जी हाँ, लेकिन अब इस पर भाजपा ने सवाल उठाया है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार को जातीय उन्माद को बढ़ावा देने वाला करार देते हुए कहा कि ये सोचने की बात है कि साल 1931 के बाद आज़ाद भारत में किसी सरकार ने जातीय जनगणना की आवश्यकता क्यों नहीं समझी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद मानो जैसे देश में जाति फैक्टर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लोग विकास की बात करने लगे, तब क्षेत्रीय दलों की जाति आधारित राजनीति खतरे में पड़ गई। ऐसे दल फिर से समाज को आपस में जोर लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जाति विहीन समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की बात कही, लेकिन नीतीश कुमार उनकी जगह जो जातीय उन्माद फैला रहे थे उसी की ओर बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार से विजय सिन्हा ने सवाल उठाया है कि बिहार जब आज़ादी का शताब्दी साल मनाएगा तो फिर नीतीश राज्य को क्या देना चाहते हैं। जब ज़रूरत बिहार के विकास की गति बढ़ाने की है तो फिर उस दौरे में नीतीश सत्ता प्राप्ति के लिए जाति के नाम पर बिहार को प्रदूषित करना चाहते हैं, जाति उन्माद पैदा करना चाहते हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार से जो लोग बाहर हैं, नीतीश कुमार उनकी चिंता करें। किस कारण पिछले 32 साल में बिहार के लोगों का पलायन हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के मामले में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने शुक्रवार को पटना में बड़ी कार्रवाई की है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने बांकीपुर क्लब में छापेमारी की। करीब 10 करोड़ के बकाया टैक्स के मामले में जीएसटी की टीम ने रेड किया। जीएसटी की टीम की खबर मिली थी कि बांकीपुर क्लब ने साल 2017 से अब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसी मामले को लेकर के जीएसटी की टीम ने बांकीपुर क्लब पर शिकंजा कसा है। बांकीपुर क्लब पर 10 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी का आरोप है। देश में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक बांकीपुर क्लब का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था, जबकि हर संस्थान को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना जरूरी होता है। दोस्तों बात करते हैं कि पति पत्नी के बीच नोक झोंक के किस्से रोजाना सुनने और फिर देखने को मिलते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर खाना जैसी बात को लेकर के कोई पति खुदकुशी की कोशिश कर ले तो फिर आप क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही मामला बिहार के जमुई जिला से सामने आया है, जहां पत्नी द्वारा मात्र खाना बनाने में देरी होने पर
उपजे विवाद में एक शख्स ने यानी कि पति ने खुदकुशी करने की ठान ली। फिर क्या था, उसने खुद को केरोसिन से भिगा करके और फिर माचिस की डिब्बी लेकर के कमरे में बंद हो गया। मामला जमुई जिला से जुड़ा हुआ है, जहां नगर थाना पुलिस की डायल 112 की टीम ने तत्परता दिखाते हुए इस घटना को टालते हुए शहर में खुदकुशी को रोक करके एक शख्स की जान बचा ली। दरअसल कल्याणपुर मोहल्ले के रामू राम नाम के एक शख्स ने पत्नी के साथ विवाद के बाद अपनी जान देने के लिए ये सब किया था। जब गुस्से में शख्स की खुदकुशी की इस कोशिश के बारे में किसी ने डायल 112 को फ़ोन कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शख्स रामू राम को जान बचा करके थाने ले आई। दोस्तों खबर नालंदा जिला से है, जहां करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के मामले में एक कारोबारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजगीर शहर में स्थित होटल आर ग्रांड में पुलिस ने करीब 4.25 करोड़ रुपए गबन के मामले में कुर्की जब्ती की कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। जिस होटल में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है वह चर्चित व्यवसायी और फिर बिल्डर और राहुल राय का है। राहुल राय को नालंदा में किंग ऑफ राजगीर भी कहा जाता है। इससे पहले हुए कुर्की जब्ती के दौरान कारोबारी राहुल राय के घर के कमरे से 99 गोलियां बरामद हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना कल से शुरू हो गई है। यह प्रथम चरण में घरों की गिनती की जा रही है, जिसको लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति आधारित जनगणना के बाद सरकार के पास सही और वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध होगा, जिससे योजना बनाने में मदद मिलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति गणना से वैज्ञानिक आंकड़े सामने आएंगे, विकास में कारगर साबित होंगे, उसी हिसाब से बिहार का बजट बनेगा। जब उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब विरोधी है, वे चाहती थी कि जाति आधारित गणना ना हो, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित गणना कराने को लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे। जब बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य 7 जनवरी से शुरू हो गया है। इसके पहले चरण में सिर्फ मकान मालिकों को गिना जाएगा। इसके पहले चरण में सिर्फ मकानों को ही गिना जाएगा। इस प्रक्रिया को 21 जनवरी तक पूरी कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे लोगों की जाति के आधार पर गणना की जाएगी। पहले चरण में सिर्फ उन्हीं मकानों को गिना जाएगा जिनमें लोग रह रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी, सड़क, बांध समेत ऐसे अन्य स्थानों पर रहने वालों के आश्रय स्थलों को भी गिना जाएगा। जाति गणना में 26 प्रकार की जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरे चरण अप्रैल महीने में होने की उम्मीद है। इस चरण में गणना के दौरान जाति, नाम, पता, पिता और या पति का नाम, लिंग सहित कई चीज़ें पूछे जाएंगे। राज्य से बाहर रहने वाले के भी नाम दर्ज किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि सर्दियां शुरू होते ही बहुत से लोगों में हाथ पैर ठंड होने की समस्या भी बढ़ जाती है। दिक्कत तब आती है जब हाथ पैर गर्म करने का हर उपाय आजमा लिया जाता है, लेकिन तब भी कोई असर नहीं होता है। ऐसे में कई बार जब हाथ पैर ज़्यादा ठंड होते हैं तो फिर वह आगे चल कर के सूजन का रूप ले लेता है, जिससे लोगों को सर्दियां काटना बहुत भारी पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है जो हर उपाय करने के बाद भी हाथ पैर हमेशा ठंड ही हो जाते हैं? अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मौसम का तापमान गिरने लगता है तो लोगों को ठीक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। उन लोगों के साथ ये समस्या ज़्यादा आती है जिन्होंने पौष्टिक आहार सही मात्रा में ना लिया हो। आपको बता दूं कि मौसम का तापमान गिरने से लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके सीधा असर बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। जिसके हाथ पैर हमेशा ठंड रहते हैं, खास करके ये समस्या डायबिटीज़, एनीमिया के मरीज में ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। जी हाँ, आपको बता दें कि एनीमिया का अर्थ होता है खून की कमी। हमारे खून का अधिकतम हिस्सा रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC का होता है। अगर शरीर में खून कम हो तो फिर एनीमिया की समस्या होने की संभावना है, क्योंकि शरीर में रेड ब्लड सेल्स ही है जो ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखते हैं। रेड ब्लड सेल्स का कम होना ब्लड फ्लो को धीमा कर देता है, जिससे शरीर में गर्मी हो जाती है। ऐसे में जिनको एनीमिया की समस्या है तो फिर उनके हाथ पैर हमेशा ठंड ही होते हैं। रिसर्च के मुताबिक शरीर में आयरन और फोलेट के साथ विटामिन B का भी कम होना भी इसका एक मुख्य कारण है। सर्दियों में हाथ पैर ठंडे होने का कारण हाइपोथायराइडिज्म बीमारी का संकेत भी है। हाइपोथायराइडिज्म की अवस्था में शरीर ठीक मात्रा में हार्मोन्स नहीं बना पाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे हो जाता है। जाहिर सी बात है तब शरीर में गर्मी कम हो जाती है। ऐसे में हाथ पैर ठंडे बने रहते हैं। जहाँ थायराइड हार्मोन की कमी से दिल की धड़कन पर भी
प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टेस्ट कराएं। हाथ पैर ठंडा रहना, इसकी एक वजह स्ट्रेस या टेंशन भी हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो फिर इसका असर आपके शरीर के ब्लड फ्लो पर पड़ता है। तो जब आपका ब्लड फ्लो ख़राब हो जाता है तो फिर आपकी उंगलियां, अंगूठे हमेशा ठंडे ही रहते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।